लगातार खास मेहमान हमारे बीच पहुंच रहे हैं। इस वक्त हमारे बीच जयवीर सिंह पर्यटन मंत्री पहुंच चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका जी मीडिया पर। चूंकि पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह इस वक्त हमारे बीच मौजूद है, उनसे भी चर्चा करेंगे और इस खास कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को। सर आप प्लीज मंच पर आए और साथ ही जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्रा सर आप प्लीज मंच पर आए। सबसे पहले स्वागत करेंगे खास मेहमान पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। जानने की कोशिश होगी कि मथुरा को कैसे विकसित किया जा रहा है, अयोध्या को अब आगे, क्योंकि विश्व स्तर पर अयोध्या को पहचान दिलानी है, तो इसके लिए क्या प्लानिंग है ये जानने की कोशिश भी होगी। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मेरे सहयोगी जेपी को, जो इस चर्चा के पहलू को आगे बढ़ाएंगे और कुछ सवाल होंगे और उन सवालों का जवाब जानने की कोशिश होगी। जेपी, ओवर टू यू। शुक्रिया आकांक्षा। तो देखिए, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के बात हो रही है कि बढ़ता उत्तर प्रदेश, नया उत्तर प्रदेश। अभी आपने सुना डिप्टी सीएम को थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य के क्षेत्र पर बात हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर्यटन का बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। संस्कृति पर्यटन मंत्री हमारे साथ हैं यहाँ पर, उनका बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप आए और हमारे साथ एक खास मौका जयवीर जी सिंह। और जयवीर सिंह जी की खासियत देखिए, मैनपुरी जो कभी माना जाता था समाजवादी पार्टी का गढ़, उस गढ़ को आपने ढा दिया। एक खासियत आपकी ये रही और उसी के लिए आपको ये इनाम भी माना जाता है कि इनाम मिला और आपको कैबिनेट में शामिल किया गया। सर चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आप सर, पर्यटन की बहुत संभावना है यूपी के अंदर, क्या प्लानिंग है आपकी, क्या विजन है आगे भविष्य का यूपी के लिए? मेरा ये मानना है कि किसी भी देश, किसी भी प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से 3-4 बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर होता है लॉ एंड ऑर्डर। किसी भी प्रदेश का जब तक लॉ एंड ऑर्डर बेटर नहीं होगा, लोग अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, तब तक उस प्रदेश में पर्यटक घूमने के लिए कभी मन नहीं बना सकता। 17 से पूर्व की स्थिति सब लोगों को पता है, बीमारू प्रदेश था और लॉ एंड ऑर्डर का बेस्ट स्थिति थी। लेकिन 17 में जब चुनाव हुए उत्तर प्रदेश की विधानसभा के, आदरणीय मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से लेके अब तक लगातार जिस तरीके से कानून का राज स्थापित करने का काम किया गया, खास रूप से भूमाफिया, आतंक पैदा करने वाले, समाज में भय व्याप्त करने वाले लोगों को डिस्करेज करने का काम किया गया, पूरी जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार काम किया गया। उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में उन राज्यों में आज शुमार है जहां बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। इससे पर्यटक को एक विश्वास की भावना पैदा हुई। उसी का परिणाम है कि आज पर्यटक पूरे देश में, कोरोना में हालांकि बड़ा विषम परिस्थितियाँ आई, पूरा देश क्या पूरा विश्व ही प्रभावित हुआ, खासकर पर्यटन बुरी तरह प्रभावित हुआ। लेकिन कोरोना काल के संक्रमण से उबरने के बाद जिस तरीके से पूरे देश में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ी हैं, तो आज एवरेज राष्ट्रीय जो औसत है उससे 3% ज़्यादा पर्यटकों की आमद उत्तर प्रदेश में शुरुआत हुई है। बहुत सुखद समाचार है। आज हम लोग क्या कानून की व्यवस्था, दूसरा फैक्टर है कि हमारे आवागमन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे वो भूतल परिवहन हो, चाहे वो बाई एयर कनेक्टिविटी हो या अन्य संसाधनों से, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रेलवे से कनेक्टिविटी या अन्य तरीके के संसाधन, उसमें उत्तर प्रदेश आज बहुत बेहतरीन स्थिति में है। पहले अगर आदमी लखनऊ से चलता था दिल्ली के लिए, तो शाम को चलता था, अगले दिन पहुंच पाता था। आज 5.5 घंटे में हम लखनऊ से चल के दिल्ली पहुँच सकते हैं। आज हम लोग इटावा, दिल्ली से चल के बुंदेलखंड के झांसी पे केवल 5 घंटे के अंदर पहुँच सकते हैं। नया जिस तरह से रोड डेवलपमेंट हुआ है और एक्सप्रेस वे प्रदेश बना है, और आने वाले समय में बहुत जल्दी गंगा एक्सप्रेस वे भी हम पूरा करने जा रहे हैं, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे भी पूरा करने जा रहे हैं। और इन एक्सप्रेस वे के संपूर्णता के बाद मैं समझता हूँ देश में इंफ्रास्ट्रक्चर रोड डेवलपमेंट के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर दिखाई पड़ेगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अब आते हैं पर्यटक की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान के रूप में जिनको मानते हैं, भगवान कृष्ण हमारे पास हैं, भगवान राम हमारे पास हैं, पूरे जीवन की कल्याण की धरती, मोक्ष की धरती काशी हमारे पास है, भोले बाबा की नगरी।
गोरखनाथ पीठ हमारे पास है। देवी मैया जिनका आज नवरात्रि में हम लोग बैठे हैं, आज खुशी की बात है आपके बीच में बैठे हैं। आज विश्व पर्यटन दिवस भी है। विश्व पर्यटन दिवस के मौके आपको भी बधाई और जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। नवरात्रि की बेला में हम लोग बैठे हैं, नवरात्रि की भी सारे लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और वो नवरात्रि के मामले में भी विंध्यवासिनी देवी हमारे पास हैं। पौराणिक वैदिक रूप से नेमिसार ज्योतिष के लोग मानने वाले, हम यूपी में या नॉर्थ इंडिया के लोग भले ही थोड़ा बहुत 19-20 मान लेते हैं, लेकिन साउथ के लोग बिना अपने जीवन में एक बार यात्रा नेमिसार की अपने को पवित्र धन्य नहीं मानते हैं। वो पवित्र स्थान हमारे पास है। आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से और या ऐतिहासिक रूप से, चाहे आगरा का लाल किला ले लें, आगरा का ताजमहल ले लें, ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश के पास जो अन्य राज्यों पर शायद नहीं हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले भविष्य में और बेहतरीन पर्यटन की सुविधाएं देने के लिए हम लोगों ने इको टूरिज्म बोर्ड अभी महीने भर भी नहीं हुआ तब हम लोगों ने गठित किया। माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इको टूरिज्म बोर्ड नया बनाया है, जिसमें 10 विभागों को सम्मिलित किया अभी गया। आपका हिमाचल जाना भी हुआ था। हाँ, अभी हिमाचल भी हम लोग गए थे। सीख कर आए या वहाँ सिखा कर आए कि देखिए हमारे यहाँ तो पहले इको स्कोप है। अच्छा। एक इको टूरिज्म में 1 मिनट खत्म हुए, हिमाचल पे भी जाते हैं। इको टूरिज्म बोर्ड में अपार संभावना है। इसमें हम लोगों ने जोड़ा है आयुष को, हम पंचकर्म भी कराएंगे। हम जितने भी हमारे वन स्थल हैं, वन स्पॉट हैं, फॉरेस्ट वाले अच्छी जगह हैं जहाँ प्राकृतिक सुंदरता अपार संभावना है, वहाँ हम लोग आयुष के साथ मिलके, वन से मिलके, परिवहन से मिलके पर्यटन की अपार संभावनाओं को दोहन करते हुए बेहतरीन विश्व स्तरीय संसाधन सुविधा दे करके इको टूरिज्म का डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। जहाँ तक आपने बात करी हिमाचल प्रदेश में, वहाँ धर्मशाला में भारत के पर्यटन और संस्कृति विभाग के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित था। पूरे देश के हर स्टेट के मंत्री और अधिकारी वहाँ उपस्थित थे। भारत सरकार का भी तमाम विषय विशेषज्ञ भी वहाँ थे। सीखने को भी बहुत मिला, सिखाने को भी बहुत मिला। सारे प्रदेशों का प्रेजेंटेशन हुआ, अपनी थीम और भविष्य की योजनाओं के बारे में चर्चा हुई, सीखने को भी मिला। कुछ स्टेट मेडिकल टूरिज्म के मामले में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनसे हम लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए। कुछ हमारी चीज़ें वो लोग सीख के गए कि हम लोग क्या बेहतर कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा अवसर था, जिसमें काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे हमने सीखा भी और सिखाया भी। पूरे देश के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। लेकिन हम इतना आश्वस्त आपको करते हैं कि आने वाले 5 साल में जिस गति से हम लोग बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश चाहे विदेश की धरती से चलने वाला कोई पर्यटक हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखेगा तो, या देश का किसी भी स्टेट का कोई पर्यटक घूमने की दृष्टि से, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से या वेलनेस के लिए, मेडिकल टूरिज्म में भी हम लोग बहुत कुछ करने जा रहे हैं। इस दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश उसकी पहली पसंद बनेगा। ये हम प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसको करेंगे। सर, राम मंदिर का निर्माण अभी चल रहा है, आप चाहते हैं कि अयोध्या को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई जाए। खूबसूरत इतनी हो अयोध्या कि देश विदेश से लोग अयोध्या आए देखने के लिए, और हर किसी की चाहत हो कि एक बार अयोध्या हम जरूर जाएं। इसकी प्लानिंग क्या है? राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन इसके अलावा पूरे अयोध्या को आप विकसित करना चाह रहे हैं। किस तरह की तस्वीर होगी अयोध्या की? एक बहुत अच्छा विषय आपने छेड़ा है। हम और माननीय मुख्यमंत्री जी और भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी भी और इनडायरेक्टली कल मोदी जी भी कल जुड़ने वाले हैं। हमारी सुर साम्राज्य लता मंगेशकर जी का, उनके नाम पे एक हम लोग बहुत बड़ा वहाँ 700 मीटर की परिधि में चौक डेवलप किया है, उसका कल लोकार्पण होना है। और कल ही हम लोग रहने के साथ साथ ये परियोजना तय कर रहे हैं कि अगले आने वाले समय में जब दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में हो तो ऐतिहासिक रूप से तो हुआ है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम दर्ज हुआ, लेकिन उस रिकॉर्ड को मध्य प्रदेश ने तोड़ा है। हमने 9.5 लाख दिए पिछली दीपावली पे जलाए थे, 11,31,000 दिए मध्य प्रदेश ने जला करके हमारे रिकॉर्ड को बीट किया है। इस साल हम 14.5 लाख दिए, 14,51,000 दिए जला करके, और उसके साथ साथ वो भव्यता दिव्यता और भव्य दिव्य बना करके
एक ऐतिहासिक काम करेंगे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पुनः अपना नाम लेकिन दर्ज सर आप कराएंगे। ऐतिहासिक काम कर रहे हैं और आप बता भी रहे हैं, भी आगे आप बताइएगा, लेकिन विपक्ष तो सवाल उठा देता है, विपक्ष तो कह देता है कि ये भाई इवेंट करते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या पहले दिवाली नहीं मनाई जाती थी अयोध्या में? क्या फिर मथुरा में पहले होली नहीं खेली जाती थी? क्या पहले काशी नहीं था? मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान विविधताओं का देश है, हर धर्म और मजहब के मानने वाले लोग हैं, लेकिन जो सनातन संस्कृति है उसको नकारा नहीं जा सकता। हमारा राष्ट्र जब जब सनातन संस्कृति कमजोर हुई, जब जब भारत की संस्कृति कमजोर हुई, तब तब राष्ट्र कमजोर हुआ है। राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए, प्रोग्रेसिव बनाने के लिए और एकजुटता का भाव और मजबूत पैदा करने के लिए राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय सांस्कृतिकवाद बहुत आवश्यक है। और राष्ट्रीयता के लिए, एकजुटता के लिए मैं समझता हूँ कि हमारे जो भी मान्यताएं, परंपरा, संस्कार रहे हैं उसको उनका संरक्षण करना और उनको संवर्धित करना ये हम लोगों का दायित्व है। भारतीय संस्कृति को संवर्धित करने का काम हम जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं और आपको देखने को मिलेगा कि हम गांव-गांव तक जो हमारी मान्यताएं, परंपराएं, उसी के अंतर्गत हम लोग पर्यटन के क्षेत्र में विलेज टूरिज्म शुरू कर रहे हैं, रूरल टूरिज्म शुरू कर रहे हैं। गाँव में भी, हर गाँव में जो कुछ सेलेक्टिव गाँव अभी तो लिए हैं, पहले हमने शुरू किया स्थापना दिवस जिलों का। इस साल हम लोग जितने भी हमारे 75 जिले हैं, सभी जिलों में जिला स्थापना दिवस मनाएंगे। उसके बाद हम लोग तहसील पे जाएंगे, ब्लॉक तक जाएंगे, एक एक गांव तक उसका स्थापना दिवस मनाएंगे। हम लोगों ने गांव की जो गांव सचिवालय बने हैं, वहाँ भी गांव सचिवालयों पर चूँकि अब इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, वाईफाई से सुविधाओं से युक्त हो गए हैं हमारे सचिवालय, तो वहाँ पहले भारत की जो परंपराएं थी, संस्कृति थी कि चौपाल लगा के गांव के लोग बैठ जाते थे, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता था, छोटी मोटी समस्या झगड़े वहीं खत्म हो जाते थे, खत्म हो गई, वेस्टर्न कल्चर घुस गया। तो आप वहाँ भजन चाहते हैं? अब हम लोग भजन और कीर्तन पूरा करने के लिए हर गांव में, हर सचिवालय में 5 हारमोनियम, तबला, ढोलक सहित 5-5 वाद्य देने वाले हैं कि सुबह से हम भजन कीर्तन करके वहाँ हमारी ये एक अच्छी जिंदा हो। पहल कर रहे हैं, क्योंकि अब चौपालों में आपको भजन कीर्तन सुने, लेकिन फिर राजनीतिक गप्पे दूर हो जाएंगे, पर ये ठीक है। नहीं, वो अच्छा है। हमारा जब वातावरण अच्छा होगा, हमारी संस्कृति मजबूत होगी, सामाजिक ताना बाना मजबूत होगा, हमारी राष्ट्र की एकता, अखंडता और जो छोटी मोटी घटनाएं जो छोटी मोटी होती है वो उनका विस्तार भी वहीं होगा और हमें राष्ट्रवाद को ताकत मिलेगी, हमारी संस्कृति को ताकत मिलेगी, हमारी मान्यताएं, परंपराएं कायम होंगी। ये हम निश्चित रूप से करेंगे। 84 कोस की यूपी, हरियाणा और राजस्थान के 84 कोस की परिक्रमा, डायरेक्ट जो हमारा यमुना एक्सप्रेस वे उसे कनेक्टिविटी, एलिवेटेड पूरा रोड, ऑडिटोरियम सहित बहुत सारे संसाधन सुविधाएं जो पर्यटक के लिए आवश्यक है सारे देने जा रहे हैं। उसका वो भी भव्य और दिव्यता के साथ सजाने का, संवारने का काम प्रदेश सरकार करने जा रही है। भारत सरकार का पूरा समर्थन और आशीर्वाद और आर्थिक रूप से पूरी ताकत हमारे साथ है। सर, लेकिन एक सवाल मेरा नैमिषारण्य को लेकर भी है। अभी आपने और स्थलों का जिक्र किया, ठीक है, आप रास्ते स्मूथ कर रहे हैं, लेकिन जिस स्थल पर आप जा रहे हैं वहाँ की साफ सफाई भी होनी चाहिए। और मैं खुद का एक्सपीरियंस अगर यहाँ पर देखूँ तो नैमिषारण्य के अंदर वो साफ सफाई नहीं है। जब आपको पता है कि एक बड़ा तीर्थ स्थल है, दूर दूर से वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, तो वहां पर फिर उस चीज का भी ख्याल होना चाहिए। साफ सफाई का जो मामला आपने उठाया, माननीय प्रधानमंत्री तो खुद ही कूड़ा उठाने का काम करते हैं, उनका आह्वान है, बार बार करते हैं कि जमीनी स्तर पर भी वहीं आ रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री के विजन में साफ सफाई प्रथम वरीयता का विषय है। नैमिषार अब तक पौराणिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन वहाँ को टेकअप करने में कुछ विलम्ब हुआ। अब इस समय हम लोगों ने टेकअप किया, महायोजना पूरा प्रोजेक्ट बन के तैयार है, इस साल उसको शुरू करने जा रहे हैं। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, इसी के लिए हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं। अब तक होता यह था कि पर्यटन के विकास में हम योजना बना करके तैयार कर देते थे, लेकिन उसके संचालन के लिए, उसके प्रभावी साफ सफाई के लिए, प्रभावी तरीके से उसको व्यवस्थित करने के लिए कहीं आगे की योजनाएं हम लोग काफ़ी या तो बनाते नहीं थे या बहुत विलम्ब से बना पाते थे। अब सरकार का प्रयास है, हम लोगों ने किया है, शुरुआत की है कि किसी भी परियोजना को बनाने के साथ ही उसके संचालन की, प्रभावी तरीके से उसको संचालित करने की, साफ सफाई की और उसका पारदर्शिता से लोगों तक लाभ पहुँचे, ये व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हम लोग ट्रिपल P मॉडल पे जा रहे हैं।
तमाम परियोजनाएं हम लोगों ने ट्रिपल पी मॉडल पर दी हैं। हमारे विभाग के तमाम होटल अभी ट्रिपल पी हम दे रहे हैं। बड़े बड़े रेडिसन ताज वाले ग्रुप वाले भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनको इसलिए देंगे कि ताकि पर्यटकों को हमारे जैसे जो अभी तक होटल वोटल पड़े या जो राही के नाम पे थे उनका सदुपयोग जनता के हित में पर्यटकों के हित में उतना नहीं हो पा रहा जो होना चाहिए था। अब हम लोग ट्रिपल पी पर दे करके 30 साल फिर 2 साल 62 ईयर्स तक के लिए दे रहे हैं ताकि उसको रिनोवेट करके तैयार करके अपने हिसाब से व्यवस्थित करके पर्यटकों के सुविधा के लिए तैयार कर सकें। सर एक सवाल था, आपने भी जिक्र किया कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें सुधार हुआ और उसी की दृष्टि से पर्यटन भी बढ़ा, आप मानते? बिल्कुल। और लेकिन आपने एक जिक्र किया, मैं आपके बयान का हवाला देता हूं। आपने कहा कि पुलिस को बिगाड़ा किसने, और आप पर तो कोई घड़ी चोरी का, देखिए ये अपनी कहानी खुद ही बताएंगे कि इन पर घड़ी चोरी का केस लगा दिया था। ये वाक्य क्या हो गया पिछली सरकारों? और इसको लेकर आजम खान कह रहे थे कि 50 रुपए की घड़ी हो या फिर 50 लाख की हो, घड़ी तो घड़ी है, चोरी तो चोरी है। वो इसलिए चर्चा आई थी कि कल आजम खान साहब ने अपनी सुरक्षा वापस करी थी। लोगों ने कहा कि आजम खान को पुलिस पर विश्वास नहीं रह गया है, लगता है उन्हें कि पुलिस की सुरक्षा साथ रहेगी तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो मैंने आजम खान साहब को आज इस तरह की अगर पुलिस के विरुद्ध बातें याद आ रही हैं तो उन्हें याद करना चाहिए। 12 तक मैं उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर था और जब उसके 12 में अखिलेश जी की सरकार बन गई तो मेरे खिलाफ लूट का मुकदमा, वो भी घड़ी लूटी मैंने, ये मुकदमा दर्ज हुआ था मेरे खिलाफ। विधानसभा में ये विषय आया, उस समय हमारी पार्टी विपक्ष में थी। जब विषय उठाया गया तो आजम खान साहब स्वयं उस समय संसदीय कार्य मंत्री थे, तो सरकार की ओर से उनको जवाब देना था। तो उन्होंने कहा कि क्या अभी जो पूर्व मंत्री के रूप में आए हैं उनका इतना इस तरह चरित्र गिर गया है कि 50 रुपए की घड़ी लूटने का काम करेंगे? तो आजम खान साहब ने जवाब दिया था कि घड़ी 50 रुपए की भी हो सकती है और 50 लाख की भी हो सकती है। तो अगर पुलिस को बिगाड़ने का काम शुरुआत उन्होंने करी, लेकिन हमें बड़ा खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि 17 में जब आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में 14 में मोदी जी आए और 17 में प्रदेश में योगी जी आए, उसके बाद पुलिस को सुधारने के साथ साथ कानून व्यवस्था सुधरी, साथ ही साथ पुलिस की व्यवस्था भी सुधरी, कार्य प्रणाली पर अंकुश लगा। आज पूरी तरह पुलिस पारदर्शिता के साथ चल रहा है और जो भी पुलिसकर्मी इसके दायरे से बाहर जाते हैं उनको भी दंडित करने का काम चल रहा है। पुलिस सुधार भी हुआ, कानून का भी सुधार हुआ। ये आजम खान साहब को याद रखना चाहिए। अगर पुलिस को बिगाड़ने का काम किया था तो उन्हें याद भी होना चाहिए कि घड़ी की बात हो या उनकी भैंस चोरी की बात हो, ये उन्हें याद कर लेना चाहिए। लेकिन सर वो तो आरोप लगाते हैं। आपने तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी सुना, चाहे आपने मौलवियों को सुना, मुस्लिम धर्मगुरुओं को सुना कि आप तो विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनकी हताशा और निराशा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि धर्म के हमारा जो भारत का संविधान है एक सभी धर्मों को समान रूप से देखने का अवसर प्रदान करता है और संविधान के तहत ही सरकारें चला करती हैं। मदरसों की बात आई, अभी बहुत गर्म किया करने का प्रयास किया, लेकिन हमें स्वागत करेंगे कि मुस्लिम भाइयों का भी, उन लोगों ने भी जो अच्छे लोग थे जो देश को तरक्की पे ले जाना चाहते थे, उन लोगों सलाह ने देते हैं ना, मठों का तो नहीं कराते हैं आप लोग? नहीं, उन लोगों ने हमारी निर्णय का स्वागत किया। मैं समझता हूँ कि गैर मान्यता प्राप्त चाहे मदरसे हों, स्कूल हों या अन्य कोई संस्थान हो, वो भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। और ख़ास रूप से स्कूल की अगर बात करें तो बच्चे भारत का भविष्य हैं। यदि गुणवत्तापरक पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो भारत का भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में अगर वहाँ जिहाद की बातें पढ़ाई जाएंगी या अन्य अध्याय पढ़ाए जाएंगे, गैर योग्य शिक्षकों पर तरीके से पढ़ाई नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ कि उज्ज्वल भविष्य कभी नहीं कह सकते। हमारा समाज, हमारा देश, हमारा प्रदेश कभी तरक्की नहीं कर सकता। चाहे वो मदरसे हों, स्कूल हों, जो भी ज्ञान मान्यता प्राप्त है उनके स्तर क्या है, उनका जो मानक हमारा निर्धारित उसके अनुरूप है कि नहीं, ये जांच हो रही है। इसका स्वागत भी हुआ है और भविष्य में भी हम किसी भी कीमत पर धर्म के आधार पर कोई बिना दबाव के, चाहे स्कूल हो, मदरसे हों, जो भी ज्ञान मान्यता प्राप्त है उनको किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे। नहीं, फिर वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि ठीक है, आप गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करा लीजिए। आप कह रहे हैं कि सुविधाएं हम देना चाहते हैं, यहाँ के बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई करें, नाम हो उनका, या आप चाहते हैं यहाँ की जो सुविधाएं और सरकारी स्कूल्स में मिल रहे हैं इन बच्चों को भी मिले। लेकिन वो कहते हैं कि फिर जो सरकारी मदरसे आप वहां पर भी कुछ नहीं कर रहे, आप पहले वहां तो कुछ करिए ना, उसके बाद ही गैर मान्यता प्राप्त जो सर्वे है, जो मदरसे हैं, इनका सर्वे कराइए। सर्वे मैं समझा नहीं पूरा क्वेश्चन। जो वो ये कहते हैं कि ठीक है, आप गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे चाहते हैं, लेकिन
जो आपके अंडर आते हैं आप वहां पर तो पहले व्यवस्थाएं करिए। नहीं, हमारे अंदर जो आते हैं उनको तो अनुदान भी दे रहे हैं, उनको एक पाठ्यक्रम निर्धारित कर रहे हैं, उनकी जो अध्यापक है उनकी बिल्कुल मानकानुसार उनकी योग्यता की अनुसार ही उनको पोस्टिंग कर रहे हैं। उन्हें जहाँ भी हमें ग्रांट देनी ग्रांट दे रहे हैं। लेकिन जो गैर मान्यता प्राप्त हैं वहाँ न तो योग्य शिक्षक हैं, न उनके जो हमारा सिलेबस है न वो सिलेबस लागू हो रहा है। मुलायम सिंह जी के समधी साहब को दे दी गई पार्टी में शामिल करते हुए, तो स्वागत है, पूरी ताकत से उन्हें लाया। पार्टी ने कहा कि आप मैनपुरी आइए, मैनपुरी चले गए। जो पार्टी का निर्देश आदेश है कार्यकर्ता की तरह पालन करेंगे, जो भी आदेश है पालन। चलिए, पर्यटन मंत्री संस्कृति विभाग भी यहाँ पर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया और आपने भविष्य की योजनाओं के बारे में भी जिक्र किया कि भविष्य में आपके मंत्रालय की क्या प्लानिंग है। ओवर टू यू आकांक्षा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जेपी आपका। अब चूंकि ये खास मेहमान इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, उनको सम्मानित करने का वक्त है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कैडेटर रमेश चंद्र सर प्लीज आप मंच पर आएं और सम्मानित करें पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को। बेबाकी से अपनी बात रखते हुए अयोध्या का विकास कैसे अब आगे बढ़ेगा, यहाँ की तस्वीर कैसे और ज्यादा खूबसूरत होगी, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन इसके अलावा सरकार की प्लानिंग क्या है अयोध्या को लेकर, काशी को लेकर, मथुरा को लेकर, चाहे प्रयागराज हो, तो ये तमाम पर्यटन स्थल जिनको लेकर डिस्कशन हमने किया इस खास कार्यक्रम के दौरान।